Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher. Today 15th July 2020. This lecture for all 10th boys and girls. Chapter number 10 हमारा ख़त्म हो गया है. Chapter number 11 जो है वो आप लोगों ने अब पढ़ना है. Chapter number 11 है आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच में इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी. अब हम लोग इसको जो है वो एज अ चैप्टर जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है. आज हम लोग जो है वो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे एंड फॉर्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे. ठीक है. द टॉपिक्स विच विल बी डिस्कस्ड टुडे: इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इंट्रोडक्शन में जो है वो आपके पास आता है वर्क ऑफ लिवाइजर, वर्क ऑफ जैकोब बेrzelius, वर्क ऑफ वॉलर, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपके पास है मोलिकुलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला. ठीक है. ये चैप्टर आप लोगों का जो है वो बहुत आसान चैप्टर है, याद करने वाला चैप्टर है, और आपको जो है वो एक दफ़ा अगर समझ आ जाता है तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट वाइज और MCQs वाइज. ठीक है. और इसमें से जो है वो आप लोगों ने ये टॉपिक्स जो हैं वो आज आप लोगों ने पढ़ने हैं. अच्छे तरीके से जो है वो 10th क्लास इसको समझा करें और फिर उसको याद किया करें. हर चीज़ आपकी बुक से ली गई है, कोई भी चीज़ जो है वो आपकी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है और कोई भी चीज़ जो है वो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक नहीं है. ठीक है. तो ये आप लोगों ने जो है वो आज टॉपिक पढ़ने हैं. इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जिसमें आपने पढ़ना है वर्क ऑफ लिवाइजर. सबसे पहले जो है वो लिवाइजर का वर्क है. ठीक है. और उससे पहले जो है वो 1828 की बात की गई है. अब सबसे पहले मैं आप लोगों को उर्दू में समझा दिया करूंगी और फिर बाद में जो है वो इसको रीड कर दिया करूंगी. ठीक है. 1828 की बात है कि जब आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ये टर्म डिस्कवर हो गई थी. ठीक है. तो जो है वो अब ये देखना था कि इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या चीज़ें जो हैं वो स्टडी करते हैं, तो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है. तो 1828 में ये कहा गया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स है, ऐसे कंपाउंड्स की जो कि हम प्लांट से हासिल करते हैं या एनिमल से हासिल करते हैं. यानी कि तब जो है वो आप लोगों के पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट से एनिमल्स थे या ह्यूमन बीइंग्स थे. तो इतनी ज़्यादा जो है वो अभी रिसर्च नहीं की गई थी कि हमारे पास जो है वो किस किस तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं. तो जो अराउंड चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं पे जो है वो रिसर्च स्टार्ट की जाती है. तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि एनिमल्स और प्लांट्स से जो कंपाउंड हासिल किए जाते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको कंपाउंड्स को जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है. क्योंकि ऑर्गेनिक का लफ्ज़ जो है इसका जो है वो मतलब ये था कि लाइफ. ठीक है. तो उन्होंने लाइफ से ही जो है वो स्टार्ट करना था. तो लाइफ जो है वो प्लांट्स के अंदर होती है या एनिमल्स के अंदर होती है. इसलिए उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो हासिल किए जाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं. अब लिवाइजर ने जो है वो क्या कहा था, लिवाइजर ने उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया था. यानी कि अब उसने प्लांट्स पे स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था, एनिमल्स पे स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दी थी. अब उसने सबसे पहले जब प्लांट को स्टडी किया तो उसने कहा कि इनके अंदर जितने भी जो हैं वो जितने भी प्लांट्स हैं इनके अंदर 3 तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. यानी कि अभी ये स्टार्ट की बात है, और भी बहुत सारे जो हैं वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन उसने कहा कि सारे जो आपके पास कंपाउंड्स हैं
सॉरी प्लांट्स हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं, क्योंकि उनका जो है वो फूड जो है, ग्लूकोज जो है वो आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होती हैं। तो इसलिए उसने कहा कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद उसने एनिमल्स को स्टडी किया। एनिमल्स को स्टडी करके उसने ये बताया कि इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस के एलिमेंट्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे जो हैं वो एलिमेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। कि उसने जब एनिमल्स को स्टडी किया तो उसने देखा कि इनके अंदर तो क्योंकि हम जो है डिफरेंट वैरायटी का जो है वो फूड खाते हैं, तो इसलिए हमारे अंदर जो है वो सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होती, हमारे अंदर जो है वो बहुत सारे दूसरे जो है वो एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। इसलिए उसने कहा कि एनिमल्स के अंदर जो है वो बहुत सारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये लिवॉइजर का काम था। ठीक है, इनिशियली, अब मैं इसको रीड करने लगी हूँ। Initially, before 1828, the name organic chemistry was given for the chemistry of compound obtained from the plants and animals, that is, from living organism. The word organic signifies life. Lewis showed that compounds obtained from plants are often made of carbon, hydrogen, and oxygen element, while compound obtained from animals contain element carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur and phosphorus etc. ठीक है, समझ आ गई है। अब जब जो है वो मेन कंपोनेंट्स का पता चल गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो फिर आगे जो है वो इसको स्टडी को लेके चलना था। अब एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम है जैकोब बर्जीलियस, इनका काम आ जाता है, जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जो है वो एक थ्योरी पेश की थी, जिस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी है कि ऐसी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऐसी पुरअसरार कुव्वत के तहत बनते हैं जो कि इंसानों के बस की बात नहीं है। वो सिर्फ जो है वो एक ऐसी ज़ात है, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसकी तरफ से वो कुव्वत जो है वो इन कंपाउंड्स को बख्शी जाती है या दी जाती है। तो इसकी ये थ्योरी थी। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या थी? और ये 19वीं सदी की बात है कि जब इसने ये थ्योरी पेश की कि साइंसदानों ने बहुत सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उसके बाद जो है वो एक यही जो है वो थ्योरी पेश की गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम लोग नहीं बना सकते। ये एक जो है वो पुरअसरार किस्म की, यानी कि यूनिक किस्म की जो है वो फोर्स की वजह से जो है वो वजूद में आते हैं। इन अर्ली 19th सेंचुरी स्वीडिश केमिस्ट, 19वीं सदी के जो है वो इब्तदा में स्वीडिश केमिस्ट जो है वो जैकोब बर्जीलियस पुट फॉरवर्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, क्योंकि साइंसदानों ने बहुत कोशिश की उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने की, लेकिन वो नहीं बना सके। तो फिर ये थ्योरी पेश की गई थी, बिकॉज क्योंकि दे वर supposed to be synthesized under the influence of a mysterious का मतलब है पुरअसरार, ठीक है, फोर्स, पुरअसरार कुव्वत, कॉल्ड वाइटल फोर्स, जिसको हमने वाइटल फोर्स का नाम दिया, इनहेरेंट ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लेबोरेटरी के अंदर नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि ये एक पुरअसरार कुव्वत के तहत जो है वो बनते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो पुरअसरार कुव्वत की वजह से बनते हैं, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, उसको हम लोग जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से जो है वो इसका स्टार्ट था अभी। ठीक है, इब्तदा थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो उसके बाद जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट आती गई। इसके बाद आ जाता है वर्क ऑफ वॉलर एंड कोल्ब। कोल्ब का और वॉलर का जो है वो काम आ जाता है कि जैकोब के बाद जो है वो वॉलर ने काम करना स्टार्ट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। तो उसने कहा, उसने जो है वो
वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है वो गलत साबित कर दिया था। अब गलत साबित करने के लिए उसको क्या करना पड़ना था कि उसको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में बनाना पड़ना था। तो उसने ऐसा ही किया। उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जिसका नाम यूरिया था, उसने ये लेबोरेटरी के अंदर बनाया। यूरिया के बारे में हमें पहले ही पता था कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है। ठीक है, तो फिर उसने यूरिया जो है वो लैब के अंदर बनाया, लेबोरेटरी के अंदर बनाया। और बनाया किससे? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जिसका नाम था अमोनियम सायानेट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है NH4CNO। उसने अमोनियम साइनेट को सिर्फ जो है वो गर्म ही किया था कि उसके एटम्स ने जो है वो खुद को अरेंज करके जो है वो यूरिया बना दिया। ठीक है, जिससे उसने ये साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही नहीं सिर्फ बनते, बल्कि इनको हम लोग लैब में भी बना सकते हैं। जैसे ही ये एक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना, तो वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है वो गलत करार दे दिया गया। ठीक है, यानी कि वो फौत ही हो गई। उसके बाद फिर जो है वो इसी के काम को आगे लेके चलते हुए कॉल्ब ने जो है 1845 में जो है उसने क्या किया कि कॉल्ब ने लेबोरेटरी के अंदर जो है वो एसिटिक एसिड को जो है वो प्रिपेयर किया था। कॉल्ब ने जो है वो एसिटिक एसिड को जो है वो प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी के अंदर। तो ये दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया गया था। तो अब ये बात वाजिया हो गई थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको लेबोरेटरी के अंदर जो है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाती है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाती है जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। ठीक है, आपको अगर वो वाली वर्डिंग याद है तो आप वो वाली भी लिख सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है वो डेफिनेशन जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो इस तरह से है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप लोग हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स अब क्या है? हाइड्रोकार्बन जो है वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोकार्बन में दो लफ्ज आते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रो और कार्बन। ठीक है, तो ये हाइड्रो जो है वो हाइड्रोजन से है और कार्बन तो आप लोगों को पता ही है। तो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स को जो है वो हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो उनकी स्टडी जो है वो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। और उनके डेरिवेटिव्स की भी स्टडी जो है वो इनके अंदर की जाती है। डेरिवेटिव्स का मतलब मैंने आप लोगों को 9th क्लास में भी बताया था कि डेरिवेटिव हम लोग कहते हैं कि दूध से जैसे हम लोग डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, तो उन जो डिफरेंट वो चीज़ें हैं, यानी कि जैसे मक्खन है, दही है और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप लोग जो हैं वो डेरिवेटिव्स कहते हैं। अगर इन्हीं कंपाउंड से जो है वो हम कोई दूसरे कंपाउंड जो है वो बनाते हैं, यानी कि इनके अंदर ही कुछ ऐड करके या सब्सटीट्यूट करके कोई नई चीज़ें बनाते हैं, तो उनको आप लोग भी इसके अंदर ही स्टडी करेंगे। कि जैसा कि ऐड करने का मतलब होता है कि इसके अंदर डाल देना, और सब्सटीट्यूट करने का मतलब होता है कि इसमें से कुछ निकाल के तो फिर आपने कोई आइटम निकाल के तो और कोई आइटम जो है वो आप लोगों ने डालना हो, तो उसको आप लोग जो है वो सब्सटीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इसकी एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि कौन सी चीज़ें आप लोग इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं कि जितनी भी आप लोगों की मेडिसिन की इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र, खादें, पेस्टिसाइड, पेंट्स, डाइज, रंग यानी कि सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब कि जिनसे जैसे शॉपर बनाए जाते हैं, पॉलीथीन बैग्स इसको कहते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी की जाती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत ही ब्रॉड जो है वो ये ब्रांच है केमिस्ट्री की। ठीक है, इसके अंदर जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो स्टडी किए जाते हैं।
मिलियन ट्रिलियन की तादाद में जो है वो इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो स्टडी किए जाते हैं। इन एग्जाम्पल्स में से एटलीस्ट आप लोगों को 5-6 एग्जाम्पल्स जो है वो मस्ट आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह की ही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन, जैसा कि आप लोगों ने कहा अभी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन की भी देखिए आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, के सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन पे मुश्तमिल कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, और फिर उसके बाद आगे उसकी बात कर दी है कि और उसके डेरिवेटिव्स भी, ठीक है, वो सारे जो हैं वो कंपाउंड जो कि इनसे डिराइव किए जाएंगे वो भी इनके अंदर ही स्टडी किए जाएंगे, उनको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कहेंगे। और इन विच कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, के इनमें कार्बन जो है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो एक लाजमी जुज होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट की जगह इसेंशियल कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये भी बात याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग ही होती है सिर्फ, ठीक है, इनमें आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती। और इसकी एग्जांपल में फिर दोबारा से जो है वो वही चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही थे, ठीक है। तो जैसे जो है वो आप लोगों ने कहा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी एग्जांपल में आएंगे। सेम वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर भी जो है वो एटलीस्ट 6 इसकी जो है वो 6 to 5 जो है वो एग्जांपल्स इसकी आनी चाहिए। और ये डेफिनेशंस जो हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इन दोनों में से जो है वो एक ज़रूर पेपर में आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो पढ़ने से पहले आप लोगों को जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और जो है वो मुश्तमिल होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन पे। तो हाइड्रोजन की तो वैलेंसी आप लोगों को पता है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे के पास, वो एक इलेक्ट्रॉन ही जो है वो लूज कर सकता है। और उसके पास के शेल होता है तो उसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, तो वो एक ही जो है वो गेन कर सकता है, यानी कि एक ही वो लूज कर सकता है, एक ही वो गेन कर सकता है। तो उसकी वैलेंसी जो है वो 1 होती है। लेकिन जो आप लोगों के पास कार्बन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है। इसकी वैलेंसी जो है वो आप लोगों ने याद करनी है। अब वो किस तरह से याद करनी है, एक तो आपके सामने जो है वो जैसे हम लोग डायग्राम बनाते थे 9th क्लास में, ठीक है, शेल वाइज, वैसे आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है कि जिसमें जो है वो अंदर ग्रीन कलर के जो छोटे छोटे बॉल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं वो प्रोटॉन है, क्योंकि जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके पास जो है वो प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको सामने नजर आ रहा है कि जो के शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि क्रॉस से शो किए गए हैं। और उसके बाद उससे बाहर वाला शेल है एल शेल, जिसमें 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब देखें 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 जो है वो के शेल में और 4 जो है वो एल शेल में। अब एल शेल में जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी 4 होती है कि ये 4 जो है वो बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, कि ये 4 एटम्स के साथ जो है वो शेयरिंग करने की सलाहियत रखता है। अब इसकी वैलेंसी को याद रखने के लिए जो है वो मैं इस तरह से बताती होती हूँ कि कार्बन के शुरू पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि लफ्ज लिखा होता है कार, ठीक है। तो कार जो है वो उसके व्हील्स आप लोगों को पता है कि कार के व्हील्स होते हैं 4, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कार्बन की वैलेंसी इस तरह से याद रखी जा सकती है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इस तरह से आपको कभी भी भूलेगी नहीं कि कार्बन के जो है स्टार्ट में कार आता है और कार के 4 व्हील्स होते हैं और 4 जो है वो कार्बन की वैलेंसी होती है, ठीक है। ये आपको जो है वो जब याद हो जाएगी तो आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उनको बना सकते हैं।
और उनको आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे आप लोगों ने मॉलिक्यूल के जो है वो फॉर्मूला पढ़े थे और फॉर्मूला बनाना भी सीखा था। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कहा था कि मॉलिक्यूल के एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है और उसका जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हैं वो 4 तरह के जो है वो फॉर्मूलाज होते हैं, जो आपकी बुक के अंदर स्टडी किए गए हैं। फर्स्ट वन है मोलिकुलर फार्मूला, सेकंड वन है कंडेंस फार्मूला, थर्ड वन है स्ट्रक्चरल फार्मूला और फोर्थ नंबर पे आता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है वो 4 इसके फॉर्मूलाज हैं। 4 इसके जो है वो आप लोगों के पास 4 तरह से जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखा जा सकता है। अब हम लोग जो है वो 1 बाय 1 करके इन फॉर्मूलाज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों के पास आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप पहले से जो है वो फेमिलियर हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी कंपाउंड में जो है वो एटम्स की असल तादाद जो होती है उसको आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही इसके मीनिंग्स हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ठीक है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, कि कितने असल में कितने एटम्स उसके अंदर मौजूद हैं। जो फॉर्मूला इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है उसको आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में पढ़ने लगी हूँ। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कि ऐसा फार्मूला जो आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये बताता है कि इसके अंदर कितने तरह के एटम्स हैं और कितने कितने एटम्स हैं, कि इसमें जो है वो कितनी टाइप के एटम हैं और उनके जो है वो तादाद कितनी है, उनका नंबर कितना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका फार्मूला यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, जो कि है C4H10। ठीक है, अब देखें इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। आपको फॉर्मूले को देख के पता चल गया कि इसमें कितनी तरह के एटम्स हैं। 2 तरह के एटम्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। उसके बाद आपको इसको फॉर्मूले को देख के ये पता चलता है कि इसके अंदर जो है वो 4 कार्बन हैं और 10 जो है वो हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद जो है वो ये बताया है, इट शोज कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो क्या जाहिर करता है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अब एग्जाम्पल के हवाले से बता देते हैं। ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। ये फार्मूला हमें इस कंपाउंड के बारे में ये बताता है कि ब्यूटेन जो है कार्बन और हाइड्रोजन पे एटम पे मुश्तमिल है। दूसरे नंबर पे हमें ये बताता है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम्स एंड 10 हाइड्रोजन एटम्स। कि उसके बाद हमें ये भी बताता है कि कितने एटम्स जो हैं वो कार्बन के हैं और कितने एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के इसके अंदर, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की समझ आ गई आप लोगों को 10th क्लास। उसके बाद आ जाते हैं कंडेंस फार्मूला पे। आपकी बुक के ऊपर स्ट्रक्चरल फार्मूला है, लेकिन हम इसको स्टेप वाइज लेके चलते हैं। सबसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो छोटी शक्ल है वो थी मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब उससे जो थोड़ी बड़ी शक्ल है वो आपके पास है कंडेंस फार्मूला। अब आपने क्या करना है, कार्बन जो C4 आपने ब्यूटेन में कहा उसी को लेके चलते हैं। उनको आप लोगों ने जो है वो सेपरेट करके लिख लेना है। वो आप स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो आप लोग ब्रांच की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में पहले जुड़े हुए हैं। ठीक है, 4 कार्बन, और फिर जो है वो दूसरी साइड पे 3 को स्ट्रेट में और 1 को जो है वो ब्रांच की फॉर्म में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपने उसके साथ क्या करना है कि जो आपके पास कार्बन एंड्स पे मौजूद होती हैं,
ठीक है, चेन के एंड्स पे मौजूद होती हैं, उन कार्बन्स को हम लोग जो हैं वो 3-3 हाइड्रोजन देते हैं। अब ये 4 कार्बन तो आप लोगों ने लिख ली, अब आप लोगों ने 10 हाइड्रोजन्स जो हैं वो पूरे करने हैं, और कार्बन की वैलेंसी को जो है वो आप लोगों ने मद्देनजर रखते हुए जो है वो हाइड्रोजन्स पूरे करने हैं। कार्बन की वैलेंसी जो है वो आप लोगों ने 4 पूरी करनी है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, वो 3 नहीं होगी, वो 2 नहीं होगी, वो 5 नहीं होगी, वो हमेशा 4 ही रहेगी। अब देखें नंबर 1 पे जो कार्बन है उसने नंबर 2 वाली कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ये हो गया एक बॉन्ड, ठीक है। अब कार्बन को कितने और मजीद बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड और चाहिए, तो इसने 3 जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। अब जो है वो कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं। कार्बन नंबर 2 ने एक बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 1 के साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड जो है वो उसने कार्बन नंबर 2 के साथ बनाया, 3 के साथ बनाया हुआ है। इसके पास कितने हो गए बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स हो गए। अब इसको 4 पूरे करने के लिए कितने और हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो इसके पास 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको 2 हाइड्रोजन दे दिए, ठीक है। उसके अगले वाले के भी साथ सेम इसी तरह से कि उसने जो है वो 2 बॉन्ड्स कार्बन के साथ बनाए हुए हैं, 2 उसको हाइड्रोजन चाहिए, और लास्ट वाली फिर 3 हाइड्रोजन जो है वो इसको चाहिए। तो अब इसको काउंट कर लें, दोनों एंड्स के ऊपर 3-3 हाइड्रोजन, तो वो टोटल हो गई 6, और अंदर वाली साइड पे जो है वो दोनों कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन, ये 4 हो गई। 6 और 4 को जो है वो जब आप प्लस करेंगे तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 10 हाइड्रोजन्स। इसी तरह से जो है वो दूसरी साइड पे भी किया गया है। ये 3 जो है वो अब आपके पास हाइड्रोजन्स जो हैं वो एंड्स पे आ रही हैं, कि फ्री जो मौजूद है कार्बन्स वो 3 हैं, ठीक है, इसलिए तीनों को जो है वो 3-3 हाइड्रोजन देनी पड़ेंगी। और जो सेंटर में कार्बन है, कार्बन नंबर 2, इसने कार्बन नंबर 1 के साथ भी बॉन्ड बनाया है, इसने कार्बन नंबर 3 के साथ भी बॉन्ड बनाया है, और नीचे ब्रांच के साथ भी बॉन्ड बनाया है, तो इसके 3 बॉन्ड्स तो पहले से ही पूरे हो गए हैं। तो इसको एक हाइड्रोजन और चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, हमने इसको एक हाइड्रोजन दे दी, तो इसके कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, यानी कि 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब जो है वो इसके हाइड्रोजन्स को काउंट कर लें, तो 3-3 जो हैं वो हाइड्रोजन्स जो एंड्स पे मौजूद हैं उनकी तो टोटल होगी 9, और जो एक सेंटर में है ये आपके पास टोटल कितनी हो गई, 10 हाइड्रोजन्स। के इस तरह से भी ये ब्यूटेन ही होगा, कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C4H10 ही होता है, ठीक है। अब आप लोग आगे पढ़ेंगे कि ये दोनों जो डिफरेंट तरह से लिखे हुए हैं इनका क्या मतलब है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो कंडेंस फार्मूला से ही आगे जो है वो हम लोग बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला नाम से ही वाज़ह हो रहा है कि इसका स्ट्रक्चर लिखना है। अब आपने जो कार्बन कार्बन तो जो है वो कंडेंस में आपने कार्बन कार्बन्स को खोल के लिखा था ना, अब आपने क्या करना है कि अपने हाइड्रोजन्स को भी खोल के लिख देना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला असल में बताता है कि कौन से एटम जो हैं वो, कौन सा एटम किस एटम के साथ किस तरतीब के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, उसकी एग्जैक्ट उसकी असल जो तरतीब है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बताता है कि ये जो है वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये एटम जो है वो इसके साथ इस तरतीब के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको आप लोग जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में रीड करती हूँ। Structural formula of a compound represent the exact arrangement of different atoms of various element present in a molecule of a substance, या molecule of a organic compound भी लिख सकते हैं, कि एक चीज़ के molecule में जो elements पाए जाते हैं उनके डिफरेंट एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो उस कंपाउंड में किस तरह से है, वो आपके पास कहलाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब कार्बन जो है वो चूंकि उसने अपने 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है, तो वो अपनी जो 4 वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से भी पूरी कर सकता है, डबल बॉन्ड से भी पूरी कर सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड से भी पूरी कर सकता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड कब बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कब बनाता है। ये आप लोगों ने 9th क्लास में जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी थी, कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, डबल भी होता है और ट्रिपल भी होता है।
तो इन अ स्ट्रक्चरल फार्मूला सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। सिंगल लाइन से जो है वो हम लोग जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हैं, और डबल बॉन्ड बाय टू लाइंस, डबल बॉन्ड को हम लोग दो लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग जो है वो तीन लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं कि दो जुड़ने वाले एटम्स के दरमियान जो है वो उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की हुई है, उसकी बेस पे जो है वो डबल, ट्रिपल और सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब नीचे एग्जांपल देखें, ब्यूटेन ही लिखा हुआ है, ठीक है। ब्यूटेन में देखें 4 कार्बन जो हैं वो सेपरेट करके लिखी हुई हैं, और अब जो आपने हाइड्रोजन्स को इकट्ठा करके लिखा था, ये देखें पहली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन को खोल के बॉन्ड बना के लिख दिया है, दूसरी के साथ 2 हाइड्रोजन्स को खोल के, फिर तीसरी के साथ भी 2 हाइड्रोजन्स को, और चौथी के साथ 3 हाइड्रोजन को खोल के लिख दिया हुआ है, लेकिन फॉर्मूला देखें उनका वही है C4H10। उसके बाद आइसोब्यूटेन में भी आपने जो 3-3 हाइड्रोजन्स जो हैं वो लिखी थी, पीछे वाले में जो है वो आपने नीचे ब्रांच लगाई हुई थी, यहाँ पे ऊपर ब्रांच है, तो इसका जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रांच ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। तो आपके पास जो है वो देखें, अब उन्होंने इनको भी हाइड्रोजन को ही सिर्फ जो है वो खोल के लिखा है, तो ये आपके पास ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाएगा। इसके बाद आ जाता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला के नाम से जाहिर हो रहा है कि आपने यहाँ पे डॉट और क्रॉस लगाने हैं। अब किस तरह से लगाने हैं, आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, तो उसमें शेयरिंग जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम का होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम का होता है। ये दोनों आपस में शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को और बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में हमें क्या पता चलता है कि किस एटम ने जो है वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए हुए हैं, उसको आप लोगों ने जो है वो रिप्रेजेंट करना है। एक एटम्स के इलेक्ट्रॉन को आपने एक तरह से जो है वो शो कर देना है, यानी कि वो आपका डॉट भी हो सकता है, वो क्रॉस भी हो सकता है, और एक एटम को आप लोगों ने दूसरी तरह से रिप्रेजेंट कर देना है, यानी कि एक को आपने डॉट से रिप्रेजेंट करना है और एक को आपने क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। तो कोई ये कंपल्शन नहीं है कि आप कार्बन को डॉट से शो करें या हाइड्रोजन को डॉट से शो करें, आप जिससे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो इसका डेफिनेशन है, द फॉर्मूला विच शो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा है, प्रोपेन की एग्जाम्पल है और ब्यूटेन की एग्जाम्पल है। इसको अपनी बुक से जो है वो 10th क्लास जरा टैली कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल इसकी एग्जैक्ट मुझे यहाँ से मिली नहीं, कि क्रॉस के साथ नहीं मिली। तो एक के साथ आपने क्रॉस लगाने हैं, जहाँ पे ये 2-2 डॉट है ना, तो एक को डॉट ही रहने देना है और दूसरे को आपने क्रॉस कर देना है, चाहे वो हाइड्रोजन को करें चाहे वो आप लोग कार्बन को करें। सारी कार्बन को चाहे क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या सारी हाइड्रोजन को क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से ब्यूटेन में जो है वो थोड़ा उन्होंने फर्क वाजिया किया हुआ है कि एक को उन्होंने रेड से शो किया, एक को उन्होंने ब्लैक से शो किया है। तो आपने जो है वो क्योंकि एक ही पेन से या मार्कर से लिखना होता है, तो आप जो है वो एक को क्रॉस से शो कर दें और एक को डॉट से शो कर दें, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज। ये 10th क्लास आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गए जी। अब लास्ट पे जो है वो इसकी समरी है कि जो आपकी बुक के अंदर भी जो है वो मौजूद है। समरी में क्या बताया हुआ है, समरी में यही बताया है कि कौन सा फार्मूला जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो कि ब्लू कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एटम्स की हकीकी तादाद को बताता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंडेंस फार्मूला जो पिंक फॉर्म में लिखा हुआ है। कंडेंस फार्मूला रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम के कंडेंस फार्मूला जो है वो कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए एटम्स के बारे में जो है वो बताता है।
स्ट्रक्चर फार्मूला जो कि येलो कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर फार्मूला रिप्रेजेंट एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो एग्जैक्ट जो है वो अरेंजमेंट बताता है एटम्स की, किसी मॉलिक्यूल में एटम्स जो है वो किस तरतीब के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। उसके बाद ग्रीन में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, रिप्रेजेंट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल के जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है, ये जो है वो किसी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम्स ने अपने इलेक्ट्रॉन किस तरह से शेयर किए हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 तरह के जो है वो आप लोगों के पास फार्मूलाज हैं, इनको अच्छे तरीके से जो है वो डेफिनेशंस को याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है एक टेबल आ जाता है जिसमें हाइड्रोकार्बन जो है वो दी हुई हैं, फर्स्ट 10 जो है वो हाइड्रोकार्बन दी हुई हैं। उन फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन के जो है वो मोलिकुलर फार्मूलाज, ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो उनके कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला भी दिए हुए हैं। तो इनमें सबसे पहले देखें मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसमें एक कार्बन होती है और 4 हाइड्रोजन्स होती हैं। 4 हाइड्रोजन मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो गई। अब इसका कंडेंस फार्मूला भी यही होगा, चूंकि इसके पास एक ही कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन्स को लैदा करके लिखना होता है ना कंडेंस फार्मूला में। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें। स्ट्रक्चर फार्मूला में आपने उसके हाइड्रोजन्स को खोल के लिख दिया। उसके बाद ईथेन है C2H6, ठीक है। अब देखें इसके कंडेंस फार्मूले में देखें दोनों कार्बन्स को लैदा करके दोनों के साथ जो है वो हाइड्रोजन्स जो है वो अटैच कर दी हैं। CH3 जो है वो इथेन का कंडेंस फार्मूला है। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर फार्मूले में हाइड्रोजन्स को भी जो है वो बॉन्ड की फॉर्म में खोल के लिख दिया गया है। उसके बाद जो है वो प्रोपेन के बाद ब्यूटेन को देखें। ब्यूटेन में जो है वो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाया हुआ है। वो इसलिए लगाया हुआ है ये जो है वो स्पेस की शॉर्टेज की वजह से कि जो CH2 है ये 2 दफ़ा यहाँ पे मौजूद है कि यहाँ पे जो है वो CH3 CH2 है, ठीक है। उसी की तरह से बाद में पेंटेन के साथ जो है वो थ्राइस लगाया हुआ है। तो इस तरह से जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे इनका कार्बन नंबर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी तमाम के सामने लिखे हुए हैं। इनको आप लोगों ने एक दफ़ा से जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के तो इनके कंडेंस फार्मूला खुद से बनाने हैं और स्ट्रक्चर फार्मूला भी खुद से लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू 10th क्लास। अच्छे तरीके से जो है वो इनको याद कर लीजिएगा और लिख के जो है वो इनकी एग्जाम्पल को जो है वो याद मेमोराइज कर